तो ये जो प्रश्न है वो बिहार बोर्ड साइंस यानी विज्ञान का पूछा हुआ प्रश्न है जो 2026 में आपको पूछा था। ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 80 प्रश्न होते हैं वो 2026 में ये सारा प्रश्न पूछा हुआ है, यानी कि ये क्या है, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके का ये जो है ये PY क्वेश्चन है, यानी कि पिछले साल पूछे हुए प्रश्न हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा और आपको बहुत ही अच्छे तरह से आप अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे, क्योंकि ये पूछा हुआ है। और देखिए इसका जैसे ही मतलब वीडियो ख़त्म होगा मैं बताऊंगा कि जो इसका PDF है वो कहाँ मिलेगा और कैसे डाउनलोड करना है, एकदम बिल्कुल फ्री में। यानी यहाँ पर बिल्कुल फ्री में सब कुछ मिलता है, PDF नोट्स जो भी है सब कुछ फ्री मिलता है। और इसका जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका सोल्यूशन भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो कहाँ मिलेगा वीडियो के लास्ट में मैं ज़रूर बताऊँगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। चलिए हम अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। अब पूरा पूछा हुआ प्रश्न है, और अगर पूछा हुआ प्रश्न आप करते हैं तो बहुत बड़ी, अगर आप ऑब्जेक्टिव में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली का क्या दर्शाती है। यानी कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, देखिए फ्लेमिंग ने 2 नियम दिया है, बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के नियम। तो ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है बाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली क्या दर्शाती है। चालक पर आरोपित बल की दिशा, चालक में विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चालक में विद्युत धारा की दिशा। ठीक, तो चालक में विद्युत धारा की दिशा, चालक में विद्युत धारा की दिशा क्या दिखाता है, मध्यमा। ओके, देखिए क्या होता है ना कि हाथ में 3 गो फिंगर होता है। ठीक, जो थंब होता है वो आरोपित बल की दिशा को, जो अंगूठा होता है वो आरोपित बल की दिशा को दर्शाता है, और जो 4 फिंगर होता है, जो तर्जनी होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाता है, और जो मध्यमा होता है वो आपको दिखाता है किसका दिशा, चालक में विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। यानी कि फ्लेमिंग ने नियम दिया था कि अपने हाथों को, अंगूठा और तर्जनी और मध्यमा को इस तरह से एक दूसरे से लंबवत रखें जो अंगूठा यानी कि थंब आरोपित बल की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा चालक में प्रेरित धारा की दिशा को दर्शाता है। यही है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। समझ रहे हैं? हाँ। अगला प्रश्न है कि भारत में घरों की आपूर्ति की गई परावर्तित धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज या 60 हर्ज या 70 हर्ज, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 50 हर्ज। कैसे, देखिए भारत में घरों में आपूर्ति की गई परावर्तित धारा की आवृत्ति जो होता है वो 50 हर्ज होता है। यानी कि 50 चक्कर प्रति सेकेंड, यानी 50 चक्कर काटेगा तो 1 सेकेंड में 50 चक्कर, उसी को आवृत्ति कहते हैं। ठीक ना, आवृत्ति 1 सेकेंड में 50 चक्कर काटना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, 50 हर्ज। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ज। अब यही बोलेगा आपसे, यही टू सेम बोला जाएगा कि मतलब सुनिएगा, जैसे कि 50 हर्ज तो आवृत्ति चाहिए, और इसका मानक वोल्टेज, अगर वोल्टेज भी पूछे तो इसको बोलना है 220 वोल्ट। यानी कि पूछेगा कि
भारत में घरों में आपूर्ति की परिवर्तित धारा की वोल्टेज कितना होता है? तो वोल्टेज पूछेगा तो आपको बताना है 220 वोल्ट। आवृत्ति पूछे तो 50 हर्ज। आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ज। वोल्टेज विभवांतर कैसे मात्रक वोल्ट। ठीक, तो यानी कि अगर वोल्ट पूछे, वोल्टेज पूछे तो 220 वोल्ट और आवृत्ति पूछे तो 50 हर्ज। भारत में याद रखिए, भारत के घरों में परावर्तित धारा के आवृत्ति कितना 50 हर्ज, 50 हर्ज और वोल्टेज 200, विभवांतर 220 वोल्ट। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न है कि एक विद्युत फ्यूज का गलनांक होना चाहिए। एक विद्युत फ्यूज है उसका गलनांक होना चाहिए, कम होना चाहिए, ऊंच होना चाहिए या बहुत ऊंच होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कम। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब आपके मन में ये होगा कि विद्युत फ्यूज का गलनांक आखिर कम क्यों होना चाहिए? तो देखिए क्या होता है, विद्युत फ्यूज जो है वो तारों को बचाने में मदद करना है, यानी हमारे घर में वायरिंग जो होता है उसका बचाने में मदद करता है। कैसे? अब मान लेते हैं कि विद्युत फ्यूज अगर आप कनेक्ट कर दिए समांतर श्रेणी क्रम में, तो जैसे ही लोड अधिक होगा तो क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा तो जैसे कि ताप बढ़ेगा, और ताप बढ़ेगा तो जल्दी गर्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि विद्युत फ्यूज का गलनांक माने गल जाए, गलनांक का मतलब गलना। ठीक, 1 मिनट 1 मिनट। गलनांक का मतलब क्या होता है? किसी ताप पर गलना। अगर इसका गलनांक कम होगा यानी कि तनियों सुन ताप पर गल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि जैसे ही लोड ज़्यादा बढ़ेगा तापमान बढ़ेगा और तापमान तनियों सुन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये गल जाएगा। तो इसका जो विद्युत फ्यूज है, ये फ्यूज है वो तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा तो पूरा धारा प्रवाह रुक जाएगा। इसीलिए पूरा जो घर में जो होता है तार वगैरह वो बच जाता है। तो इसका गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी में समूह 18 का तत्व है। 18 का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है, हीलियम है, या सोना है, या क्लोरीन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हीलियम। क्या हो जाएगा? हीलियम। हीलियम जो है वो 18 का। हाइड्रोजन कितना का है? 1 का है। और एयू का कितना होता है? 79। क्लोरीन का होता है ये क्या है? 17 का ये है। क्लोरीन 17 का है। फिर है बोरोन का परमाणु भार क्या होता है? 14 होता है, 11 होता है, 12 होता है, 13 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, 11। क्या हो जाएगा? 11। अब कैसे? हम जैसा कि जानते हैं कि ब्रोन का मतलब होता है, ब्रोन का मतलब बी से सम्मिलित करता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 5 होता है। परमाणु क्रमांक कितना है? परमाणु संख्या क्या होता है? 5 होता है। और देखिए भार पूछे ना तो परमाणु संख्या का दुगना कीजिए, दुगना। तो 5 का 5 5 10 और 1 बढ़ा दीजिए। ये रूल है। मतलब नॉर्मली समांतर देखने के लिए परमाणु क्रमांक को 2 से गुना कीजिए और 1 बढ़ा दीजिए। तो बोरोन का परमाणु संख्या क्या होता है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोथ आर सेम, यानी कि दोनों क्या है? आपका सेम है। समझ रहे हैं? फीलिंग को समझ रहे हैं? परमाणु संख्या या परमाणु भार क्या है? समान है। ठीक, समान है। तो परमाणु संख्या को 2 से गुना कीजिए और 1 जोड़ दीजिए। तो 2 से गुना किया तो 10 है, 1 जोड़ दिए तो 11, इसलिए 11। ठीक, अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है ये आपको बताना है। ठीक।
ये आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, O2, NH3, N2 या CO2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, क्या हो जाएगा? डी। देखिए, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस उत्तरदायी होता है वो होता है मुख्यतः, यानी सबसे मुख्य वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे तो अन्य भी गैस हैं जैसे CH2, CO, CH4 में मीथेन और CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब सभी क्या है? O2, O3, ठीक, सॉरी CO2, CH4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस क्या है? उत्तरदायी है। फिर H2O जलवाष्प, तो इसमें जो मुख्य होता है वो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो होता है वार्मिंग गैस के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक, अगला है चिपको आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? अमृत देवी बिश्नोई, सुंदरलाल बहुगुणा या चंडी प्रसाद भट्ट या BC दुन्हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि BC दुन्हो। ओके, क्या हो जाएगा? BC दुन्हो, क्योंकि सुंदरलाल बहुगुणा भी ये मुख्य है, यानी कि ये प्रधान है। ये जो हैं ये नेतृत्व करने वाले प्रथम हैं, और ये भी कुछ इसमें सहायता किए थे चंडी प्रसाद भट्ट ने, तो इसीलिए हुआ बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है? यानी पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला है, पानी है, वायु है या सूर्य का प्रकाश? तो देखिए, पृथ्वी पर जो है मुख्य रूप से ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। क्यों? क्योंकि सूर्य से प्रकाश से ही बहुत सारे ऊर्जा मिलता है, और ये जो पृथ्वी पर है ये बहुत ही मुख्य है। ठीक, कोयला से भी मिलता है लेकिन कोयला नहीं, पृथ्वी पर बोल रहा था। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो वो हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। कट्टा किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? आपको बताना है कि कट्टा जो है, कट्टा किस राज्य की जल संग्रह की व्यवस्था है? केरल की, कर्नाटक की, बिहार की या तमिलनाडु की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्नाटक, यानी कि बी। देखिए, कट्टा जो है ना, कट्टा सुनिएगा, कट्टा जो है वो कर्नाटक राज्य की जल संग्रह की एक व्यवस्था है। कौन? कट्टा। तो कट्टा कहाँ की व्यवस्था है? कर्नाटक की। क से कट्टा, क से कर्नाटक। ठीक, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? यूरेनियम का, प्लूटोनियम का या सिलिकॉन का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा? सी, यानी कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में जो उपयोग होता है वो होता है आपका सिलिकॉन का। क्यों होता है सिलिकॉन का? क्योंकि सुनिएगा, सौर सेल में सिलिकॉन का ही क्यों उपयोग होता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सौर सेल में सिलिकॉन का इसलिए उपयोग होता है क्योंकि सौर सेल जो है वो है अर्धचालक। सबसे पहले सौर सेल क्या है? सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। आज जानते हैं कोई भी प्रकाश जो अर्धचालक पर पड़ता है तो वो क्या करता है? वो जो है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तुरंत कन्वर्ट कर देता है। यानी कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक। अर्धचालक पर कोई भी पड़ता है तो वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कर देता है। तो इसीलिए हम सिलिकॉन का उपयोग करते हैं किसमें? सौर सेल में। और सौर सेल का काम क्या है? प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। अगला प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा जो है भोजन किसके द्वारा करता है? दांत के द्वारा, भोजन रसदानी के द्वारा, कूटपाद के द्वारा या केंद्रक के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कूटपाद के द्वारा। यानी कि अमीबा अपना भोजन कैसे करता है? कूटपाद के द्वारा। ठीक है ना? कैसे करता है?
कूटपाद के द्वारा। देखिए कूटपाद के द्वारा का मतलब जैसे कि मान लें कि यहाँ पर भोजन रखा हुआ है और यहाँ पर अमीबा है, तो धीरे धीरे इसके पास जाएगा और फिर क्या करेगा, अपने शरीर को इस तरह से इसमें इसके बीच में ला देगा, ठीक ना, ये भोजन के बीच में ला देगा, ठीक, इस तरह से भोजन करता है। आहार नाल किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? अमाशय में, कोलोन में, या ग्रास नली में, या छोटी आंत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी। ठीक ठीक, तो हम अब समझेंगे कि जो आहार नाल है, आहार नाल तो किस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होता है, पूर्ण रूप से होता है? तो हम क्या समझे? छोटी आंत, यानी स्मॉल, क्या इसको बोलते हैं, स्मॉल डिस्टाइन, ठीक, स्मॉल डिस्टाइन। तो देखिए क्या है, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यानी कि छोटी आंत में जो हमारा भोजन का प्रक्रिया है पूर्ण रूप से पूर्ण होता है। और देखिए छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का भी अवशोषक होता है, माने कि छोटी आंत के दीवार से, ठीक ना। अब कहेगा कि भोजन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो वो क्या होता है, पाचन की क्रिया आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? शुरू होएगा तो बोलेंगे मुख से, और अंततः कहाँ पर मतलब पूर्ण क्रिया होता है? तो हम बोलेंगे छोटी आंत। शुरू बोलेगा तो पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो हम बोलेंगे मुख से। अब पूछ देगा यही कि अंत कहाँ होता है, यानी कि पूर्ण रूप से पाचन की क्रिया कहाँ पर होता है? तो कहाँ बोलेंगे? छोटी आंत, ठीक, यहाँ पर बोलेंगे छोटी आंत। अगला प्रश्न है कि मृतोपजीवी का उदाहरण है, यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन सारे गले से बनाता है, अमीबा में, अमरबेल में, या अड़हुल में, या गोबर छत्ता में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोबर छत्ता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोबर छत्ता। क्यों होगा अब हम समझते हैं। देखिए क्या है, मृत जीवी इसको बोलते हैं, यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन सड़े गले से प्राप्त करता है, उसको हम बोलते हैं मृतोपजीवी, समझे ना। तो वो जो गोबर छत्ता है वो क्या करता है, अपना भोजन मरे हुए माने कि जीव जंतु से क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, समझ रहे हैं ना। और देखिए गोबर छत्ता तो एक प्रकार का पौधा है, लेकिन आप कहिएगा कि पौधा है तो उसमें मरे जीव से कैसे वो प्राप्त करता है? तो देखिए इसलिए करता है क्योंकि गोबर छत्ता में क्लोरोफिल नहीं होता है। गोबर छत्ता में क्या नहीं होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। और देखिए गोबर छत्ता कभी भी उगेगा ना तो एकदम सड़ा हुआ चीज़ पर, जैसे कि देखिए अगर आपके गांव में छप्पर है तो उस पर छत्ता ऐसा नहीं उजला टाइप के रहता है, उजला टाइप के, या करिया भी रहता है, या हरियर भी रहता है। तो वो क्या होता है, वो फूस पर चाहे गंदी जगह पर उगा हुआ रहता है, जिसको हम बोलते हैं गोबर छत्ता बोलते हैं, ठीक ना। बरसात के दिन में वो आपको मिलेगा, यानी सड़े गड़े पर वो फरता है, यानी उगता है। और वो अपना भोजन किससे बनाता है? वो अपना मृत जीव से, यानी कि जो मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए, उससे भोजन वो प्राप्त करता है। और गोबर छत्ता को ढेर खाबो करता है? नहीं खाता है। और देखिए एक बात और है, सुनिए, तो मृतजीवी का उदाहरण क्या है? गोबर छत्ता। अब देखिए अमरबेल है मृतजीवी नहीं, ये परजीवी है, अड़हुल तो पौधा है, अमीबा क्या है, ये तो वो है, जीव है। तो इसका गोबर छत्ता आ जाएगा। गोबर छत्ता ही ऐसा है जो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन प्राप्त करता है। और गोबर छत्ता किसका उदाहरण है? मृतजीवी का, ठीक ना, मृतजीवी जीव का उदाहरण है। देखिए अब तो वो पौधा की तरह होता है, तो आप तो कहें कि वो क्यों मरे से होगा, वो तो सूरज के प्रकाश से कर लेगा। लेकिन नहीं दोस्तों, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होवे नहीं करता है। आप मान लीजिए आपको प्रकाश संश्लेषण करना है, आप बिना क्लोरोफिल के आप प्रकाश संश्लेषण कर लीजिएगा? नहीं ना कीजिएगा। उसी तरह से गोबर छत्ता में तो क्लोरोफिल होवे नहीं करता है, होवे नहीं करता है तो प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा? इसीलिए बेचारा मरे हुए फूस में, चाहे मरे हुए वहाँ पर उग कर अपना भोजन बनाते रहता है, खाते रहता है, माने वहाँ से अवशोषित करते रहता है, ठीक ना। कौन? हाँ, उसका नाम क्या है? गोबर छत्ता।
अगला है प्रश्न कि पित्त रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा, आमाशय द्वारा, यकृत के द्वारा या लार ग्रंथि के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकृत। यानी कि ये जो पित्त रस है वो आपको अकृत के द्वारा स्रावित होता है। ठीक, किसके द्वारा होता है? अकृत के द्वारा स्रावित होता है। और एक बात जान लीजिए, जो पित्त रस होता है वो कहाँ पर जमा होता है? वो पित्ताशय में होता है। कहाँ पर होता है? पित्ताशय में। तो आप बताइए पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? अकृत से। और जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। समझ रहे हैं ना बात है? समझ रहे हैं? तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? पित्त रस जो स्रावित होता है वो होता है अकृत से। और कहाँ पर जमा होता है? तो वो होता है पित्ताशय में। सीलिंग को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो समझ रहे हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि मत्स्य, मत्स्य का मतलब मछली मुख्य रूप से श्वसन अंग है, फेफड़ा है, ट्रेकिया है या नाक है या गिल्स है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गिल्स। क्या हो जाएगा? गिल्स। यानी कि मछली जो है वो श्वसन, हम लोग सांस किससे लेते हैं? नाक से। भैंस को चीज़ से लेता है? नाक से। पक्षी को चीज़ से लेता है? नाक से लेते हैं सांस हम लोग। हाँ? नहीं, श्वसन हम लोग लेते हैं फेफड़ा से। ठीक ना? और जो ये होता है श्वसन अंग होता है मछली का, वो होता है गिल्स, जिसको बोलते हैं गलफारा। गिल्स को क्या बोलते हैं? गलफारा या क्लोन बोलते हैं। गिल्स बोलते हैं या गलफारा बोलते हैं या क्लोन बोलते हैं। मछली में जो होता है गलफारा, तो मछली का जो श्वसन अंग है वो क्या है? गलफारा है। ठीक, क्या है? गलफारा। श्वसन अंग क्या है? गलफारा। आगे देखेंगे, कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? वसा को, प्रोटीन को या ग्लूकोज को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज को। ठीक, क्या हो जाएगा? कोशिकीय ईंधन जो कहते हैं वो हम लोग कहते हैं ग्लूकोज को। क्या कहते हैं? ग्लूकोज को। अगला प्रश्न है कि किण्वन क्रिया पाई जाती है अमीबा में, ईस्ट में, हाइड्रा में? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट में। देखिए हम आपको बताते हैं कि किण्वन क्रिया किस में पाया जाता है? ईस्ट में। अब देखिए कि किण्वन क्रिया क्या है। आप दारू बनते हुए देखें, दारू बनते हुए, तो दारू बनता है वो किण्वन क्रिया से बनता है। और उसमें कौन उत्तरदायी होता है? ईस्ट। ईस्ट जानते हैं क्या करता है? ये ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या करता है? बदल देता है। ग्लूकोज को क्या करता है? ईस्ट एथिल अल्कोहल को क्या बोलते हैं? हाँ, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। कौन? ईस्ट। कौन बदलता है? ईस्ट। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट। अगला है कि रक्त क्या है? संयोजी ऊतक, एपिथेलियम या वसा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रक्त है वह क्या है? संयोजी ऊतक है। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। चलिए अगला है कि मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय जो है, मानव का जो दिल है, हार्ट, किसका भाग है? पाचन का, श्वसन का, उत्सर्जन का या परिवहन का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब बताइए जी, मानव के हम लोग जो हृदय है, हार्ट है, वो का पाचन करता है? नहीं। वो श्वसन करता है? नहीं। है वो उत्सर्जन करता है? नहीं। उत्सर्जन तो काम है किडनी का। ठीक, वो करता है परिवहन। क्या करता है? खून को, चाहे साफ गंदा सबका परिवहन रक्त परिवहन करता है, रक्त। ठीक, अगला है गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है तना में वृद्धि, जड़ में वृद्धि या फल में वृद्धि या ए बी दोनों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
यानी कि जल में वृद्धि। हम सबसे पहले समझेंगे गुरुत्वानुवर्तन क्या है। गुरुत्वानुवर्तन क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जो किसी वस्तु को अपनी ओर पृथ्वी की ओर खींचे उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण का मतलब पृथ्वी की ओर खींचे। तो अब बताइए जड़ तो होगा, जड़ कभी भी होता है तो पृथ्वी के अंदर जाता है, अंदर जाता है, यानी कि पृथ्वी की ओर जा रहा है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण। अब ताना में वृद्धि, ताना जो होता है वो ऊपर की ओर जाता है, तो वो जैसे प्रकाश जिस ओर मिलेगा ना, जैसे प्रकाश जैसे मिलेगा उसको, वो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तो ताना ऊपर की ओर जाता है, तो ऊपर का मतलब प्रकाश, तो इसको बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन। और जो जमीन में जाए उसको बोलते हैं गुरुत्वानुकर्षण। गुरुत्वानुकर्षण का मतलब, अरे गुरुत्वाकर्षण बल नीचे ही ना लगता है, गधा कहीं का, नीचे ही लगता है गुरुत्वाकर्षण बल। यानी पृथ्वी कोई भी वस्तु को अपनी ओर पृथ्वी घिसता है, उसी तरह से जड़ को अपनी ओर घिसता है अंदर की ओर। इसलिए जड़ में वृद्धि क्या है? गुरुत्वानुवर्तन बल के उदाहरण है। समझ में आ रहा? तो गुरुत्वानुवर्तन बल का उदाहरण क्या है? जड़ में वृद्धि। जड़ में वृद्धि का मतलब बढ़ना, जड़ के बढ़ना। तो जड़ बढ़ेगा तो अंदर ही ना जाएगा। अब ताना बढ़ेगा तो अंदर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो प्रकाश ना। फल में वृद्धि वो नहीं है। चलो अगला है कि निम्नलिखित में द्विखंडन होता है, अमीबा में, पैरामीशियन में, यूग्लिना में, इनमें सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनमें से सभी। देखिए द्विखंडन माने एक जीव से दो जीव का बनना, उसी को बोलते हैं द्विखंडन। तो बताइए द्विखंडन तो अमीबा में भी होता है, पैरामीशियन में भी होता है, यूग्लिना में भी होता है। क्या इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में लैंगिक जनन संचारित रोग होता है। देखिए इसमें कौन है जो लैंगिक जनन संचारित रोग है, यानी कि कोई भी दो के संपर्क से रोग फैलता है। मादा और नर के संपर्क से कौन रोग? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं जो मादा और पुरुष भाग लेते हैं, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। तो मादा पुरुष को भाग लेने से, नर और मादा को भाग लेने से कौन सा जो रोग फैलता है वो कौन सा है? तो एड्स है, या गोनोरिया है, या टाइफाइड है, या ये भी दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये भी दोनों, यानी कि एड्स भी होगा और गोनोरिया भी होगा। ठीक। देखिए हम आपको बताएं जो गोनोरिया रोग है वो महिलाओं में होती है, और जिस महिलाओं को गोनोरिया रोग है अगर उसके साथ संपर्क में आकर उसके साथ संबंध बना लिए, उसके साथ मतलब कॉपुलेट यानी सेक्स अगर आप कर लेते हैं तो आपको ये बीमारी हो जाएगा। एड्स भी ऐसा रोग है जो दो पुरुष के शारीरिक संबंध बनाने, संभोग करने से ये रोग फैलता है। ठीक। तो ये दोनों क्या है? एड्स और गोनोरिया क्या है? लैंगिक जनन संचारित रोग है। आगे है बीज विकसित होता है बीजांड से, परागकोश से, अंडाशय से या पुंकेसर से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, बीजांड से। बीजांड से क्या होता है? बीज विकसित होता है। देखिए क्या होता है कि निषेचन के बाद बीज जो होता है विकसित होता है, वो होता है बीजांड में। क्या होता है? बीजांड में। और क्या बोलते हैं? अंडाशय में जानते हैं क्या होता है? अंडाशय में जानते हैं क्या होता है? अंडाशय में जो होता है वो विकसित होकर फल बनाता है। जो बीज होता है अंडाशय में क्या होता है? अंडाशय विकसित होकर फल बनाता है। ठीक ना? अंडाशय क्या होता है? विकसित होकर फल बनाता है। और निषेचन के बाद बीज कहाँ विकसित होते हैं? बीजांड में। और अंडाशय से क्या होता है? फल के मतलब पकता है, बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बीजांड से। ठीक। यानी कि 60 का ए। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कि इसका PDF कहाँ मिलेगा। आपको कहीं नहीं जाना है, मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है रविकांत स्टडी प्लस पर आपको जाना है। और हालांकि मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप
वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ से आप PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। ये PDF सॉल्यूशन के साथ आपको मिलेगा। जैसे हम टिक लगा के दिया है ना, ऐसे से टिक लगाया है ना कि इसका आंसर ये होगा, इसी तरह से आपको मिलेगा। ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही और अगले वीडियो मिलते हैं। और ये क्वेश्चन अभी देखें, उसका प्रैक्टिस कीजिए और आसानी से करने का प्रयास कीजिए। तो आज के वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।